हेलो, चलिए आज एक ऐसी टाइम मशीन में चलते हैं जिसने इंडिया की डेस्टिनी लिखी। ये कहानी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उस रूल बुक की जो आज हम सबकी लाइफ को गवर्न करती है। लेकिन ये कहानी ना एक दिन में नहीं बल्कि 300 साल से भी ज्यादा लंबी है। इसमें ट्रेड था, वॉर्स थी और पावर का एक सुपर इंटरेस्टिंग गेम था। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग सफर। कभी सोचा है कि एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने आई थी, वो आखिर में पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली कैसे बन गई? बस यही एक सवाल आज हमारी पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो हमारी कहानी का फर्स्ट चैप्टर है कंपनी से सरकार तक। आइए देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अजीब सफर शुरू कैसे हुआ था। तो सीन शुरू होता है साल 1600 से। इंग्लैंड की क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर यानी एक लाइसेंस दिया कि जाओ इंडिया में ट्रेड करो। शुरू में सब ठीक था, बिजनेस बिजनेस। लेकिन फिर दो ऐसी लड़ाइयां हुईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। इनके बाद कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं रही बल्कि एक पॉलिटिकल पावर बन गई। और बस यहीं से लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के कान खड़े हो गए। आप देखिए, जैसे जैसे कंपनी की पावर बढ़ रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टेंशन होने लगी। उन्हें लगा कि भाई इस कंपनी को कंट्रोल में रखना जरूरी है। और बस यहीं से शुरू हुआ कंट्रोल का पहला दौर, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के साथ। सबसे पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे एक स्कूल की 3 ब्रांचेस हैं, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने बंगाल के प्रिंसिपल को हेड प्रिंसिपल बना दिया, यानी गवर्नर जनरल, और बाकी दोनों ब्रांचेस को उसके अंडर कर दिया। यह था सेंट्रलाइजेशन, यानी सारी पावर को एक जगह लाने का पहला बड़ा कदम। इसके ठीक बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, और इसने डबल गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू किया। मतलब कंपनी के अब दो बॉस थे। एक कंपनी के अपने लोग यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो आम बिजनेस व्यापार संभालते थे, और उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की टीम बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो सारे पॉलिटिकल मामले यानी राजनीति देखती थी। सिंपल भाषा में एक सीईओ और एक सुपर बॉस। अगले कुछ डेकेड्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली, और यह सब हुआ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स के जरिए, जिनको हम चार्टर एक्ट्स के नाम से जानते हैं। ये चार्टर एक्ट्स ना हर 20 साल में कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू करने जैसा था, और हर रिन्यूअल के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशंस जोड़ देती थी। जैसे 1813 में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यानी अकेले व्यापार करने का हक ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। फिर 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पावर और सेंट्रलाइज हो गई। और 1853 तक तो कानून बनाने का काम यानी लेजिस्लेटिव और कानून लागू करने का काम यानी एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? पावर धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंटली एक कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो रही थी। एक एक एक्ट, एक एक कदम था इस लंबे सफर का। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब तक जो भी कंट्रोल था वो पर्दे के पीछे से था, पर अब गेम बिल्कुल आमने सामने होने वाला था। एक ऐसी घटना हुई जिसने इंडिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1858। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा इनफ इज इनफ, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब इंडिया पर शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यानी वहां की महारानी करेंगी। इसके लिए आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसने उस 2 बॉस वाले सिस्टम को खत्म कर दिया। उसकी जगह एक नई पोस्ट बनी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देता था। और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, मतलब क्वीन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। और इंडिया के पहले वाइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। क्राउन रूल के बाद एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। ऐसा पहली बार हो रहा था कि इंडियंस को बहुत धीरे से और सावधानी से लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जा रहा था। शुरुआत बहुत छोटी थी लेकिन हिस्टोरिकल थी। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के अंडर इतिहास में पहली बार 3 इंडियंस को वायसरॉय की लॉ मेकिंग काउंसिल में नॉमिनेट किया गया। सिर्फ 3। और ये थे वो पहले 3 मेंबर्स, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर डिंकर राव। हाँ, इनके पास कोई रियल पावर नहीं थी, लेकिन ये एक सिंबॉलिक शुरुआत जरूर थी। अब आते हैं 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पर।
इसने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस की, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए ही वोट कर सकते थे। इस एक कदम ने इंडिया की पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर डाला और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। अब हम अपनी कहानी के बिल्कुल आखिरी फेज में हैं। इस दौर में ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे एक्ट्स बनाए जो थे तो इंडिया पर रूल करने के लिए, पर अनजाने में वो आज़ाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट, एक खाका बन गए। जरा इस नंबर को देखिए, 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इतना बड़ा और डिटेल था कि ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा लगता है। और इस एक्ट में ऐसी कई चीजें थीं जिनकी नींव पर आज का इंडिया खड़ा है, जैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स का डिवीजन, वही फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट्स, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना, और यहां तक कि यूपीएससी और स्टेट पीएससीज का फाउंडेशन भी इसी एक्ट ने रखा था। ये आज़ाद इंडिया के संविधान का एक तरह से फाइनल ड्राफ्ट था। और आखिर में वो एक्ट जिसने इस लंबे सफर का अंत किया, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसने ब्रिटिश राज को ख़त्म किया और इंडिया को एक आज़ाद सवरन देश घोषित किया। तो 1600 से शुरू हुई ये कहानी 1947 में आज़ादी पर आकर पूरी हुई। लेकिन जैसा हमने देखा, हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ें, रूट्स इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो अगली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ें तो सोचना ज़रूर कि इन पुराने एक्ट्स की कौन-कौन सी परछाइयाँ आज भी हमें उसमें दिखाई देती हैं।